कुछ आवाज़ें वक्त के साथ बदलती नहीं हैं बल्कि और गहरी और सच्ची हो जाती है। उनकी आवाज़ पर हम सब ने प्यार किया है। इनके गाने सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का बैकग्राउंड स्कोर रहे हैं। प्यार, दर्द, इजहार और इबादत, ज़िंदगी का हर एहसास इनकी आवाज़ में मिलता है। अ वॉइस दैट शाइन्स लाइक गोल्ड, pure and timeless. The man himself, Mr. Sonu Nigam. We are so thrilled to have you with us. श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में डल लेक के बीच आपके साथ आज हम ये शो कर रहे हैं. It's a beautiful experience for us. How are you feeling to be here today? I'm amazed. I'm short of words because just last year I came to Kashmir for the first time in my life. And we did a concert over here. It was a private concert. और मुझे इस बार फिर से आने का मौका मिला है to do a proper, amazing, big Magnum concert with NDTV Good Times. इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि मैं डल लेक में आपके साथ में बैठ के वार्तालाप कर रहा हूँ. And I'm very happy about that. It's actually beautiful, serene here. More than 6,000 songs in over 30 languages. What an incredible journey. और आपका ये जो सफ़र है ये बहुत इंस्पायरिंग है. आप एक शब्द में इस सफ़र को कैसे बयां करेंगे या किसी गाने के ज़रिए अगर आप करें तो और भी अच्छा. गाना बाद में गाएंगे सीधा. अभी कुछ देर में शो होगा तो बहेंगे गाने सारे. बिल्कुल. सफ़र क्या कहूँ मैं आपको, बहुत एनरिचिंग रहा है. इट हैज़ बीन वेरी एनरिचिंग. आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. ऐसा होता नहीं सबके साथ में. People, when I came here in 1991 from Delhi to become a singer in Mumbai, I never thought that I'm going to have such a long journey. It's been 34 years now, can you imagine? And I'm still enjoying my work. मेरा काम enjoy कर रहा हूँ. मेरी इतनी प्यारी सी मेरी यात्रा रही है. और घूम फिर के तो मैं यहीं पर ही मुंबई में बड़ा हूँ लिटरली. 18 तक तो मैं दिल्ली में था. And then when I came to Mumbai in 91, यहीं पे सीखा. एजुकेशन समझो हमारी मुंबई में हुई है, इसी इंडस्ट्री में हुई है, म्यूज़िक में हुई है. लोगों से जान के हुई है, सोच के सीख के क्या करना है क्या नहीं करना. So everybody around me has been my guru. और क्या आपको लगता है कि जो भी आपके सफ़र में अब तक हुआ, it was all a part of a big plan या एक divine flow की तरह ये सब हुआ आपके जीवन में? अच्छी बात आपने बोली. well put. अच्छा लिखा. क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि पहले जैसे हमारी मम्मी ने सिखाया था हमें रिलीजियस होना. हम सिखाया था कि भगवान को पूजो. Then after certain age when we started looking at life from a broader perspective, इंसान तजुर्बे से सीखता है. Right. मतलब हर समझदार इंसान तजुर्बे से सीखता है. कुछ लोग नहीं सीखते पर हम सीख गए थैंकफुली. Yes. सीखे तो समझ में आया कि there is a bigger picture happening around us and the story is something else. कहानी कुछ और चल रही है और हम समझते कुछ और है. फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग में जाता है. फिर उसका म्यूज़िक उसका काम उसके लिए अलग मायने रखता है. आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता कि जहाँ मुझे डाला गया है म्यूज़िक में उसकी और उसका कोई बड़ा और रीज़न है. और वो रीज़न आहिस्ता आहिस्ता जैसे फूल की पत्तियाँ खुलती हैं वैसे मेरे जीवन के जो पत्तियाँ हैं वो खुलती जा रही है और वो फूल वो जो पुष्प है वो खिलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का. आपको लगता है that you have found the purpose of your life, purpose of your music, your singing? I don't think anybody can ever find the true story behind what is happening currently, or as long as we are alive. But yes, I would say that day by day, year after year, I feel I'm in a better place. I feel I'm much more satisfied, quenched. I feel I look at the world around me as all of me. जैसे हम बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम. Right. तो हमारे पूरा विश्व ब्रह्मांड ही हमारे अंदर में है. अब अच्छी फीलिंग आती है मुझे. अब गिले शिकवे कम होते हैं लाइफ से या किसी और से भी. और अपने बीइंग के साथ में और ज़्यादा नज़दीकियाँ होती जा रही हैं. आई होप ये जो एवोल्यूशन है वो चलती रहे. एंड आई रियली होप दैट आई कैन डाई अ हैप्पी मैन. सफलता के एक शिखर पर पहुंचने के बाद आपको क्या लगता है कि संगीत के साथ आपका रिश्ता कैसे बदला है? तो मैं आपको बताता हूँ. मैं कुछ 15-20 साल पहले समझ में आया मुझे कि म्यूज़िक मेरा एक बाय प्रोडक्ट है. मेरी टोटल बीइंग ऐसी बनी है कि म्यूज़िक मुझे समझ में आता है. उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे अंदर में बहुत ब्लेसिंग है. जैसे किसी को पढ़ पाना, इंस्टिंक्ट्स मेरी अच्छी हैं काफ़ी लोगों को समझने में. और एंड द पावर टू
बी हम्बल टू एक्सेप्ट माई ओन फॉल्ट्स, वो भी है मेरे अंदर में, एरोगेंस नहीं है मेरे अंदर में। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, तो अभी भी होगा गुस्सा, नेचुरली आता ही होगा, पर उसको चैनलाइज कर दिया मैंने कि वो पागल की तरह काम करो वो गुस्से को, क्योंकि हम क्या है, अग्नि अगर अंदर में है या आपकी फिशन चल रही है, न्यूक्लियर फिशन चल रही है, इससे या तो आप एटम बना लो और दुनिया ध्वस्त कर दो, या आप इससे पावर बना के उसका इस्तेमाल अच्छा करो। तो मेरे अंदर में न्यूक्लियर फिशन चल रहा है ऑब्वियसली, तो वो या तो मैं पागल हो जाऊँ, गुस्सा करूँ, ड्रग्स करूँ, बावला हो जाऊँ, पैसे लुटाऊँ, या तो ये कर लूँ मैं, या तो मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में उससे मेहनत कर लूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लूँ, अच्छी बातें सुन लूँ, समझदार लोगों की संगति में बैठूँ। तो ये चीज़ें मैं समझ गया कि म्यूज़िक इसीलिए है मेरे साथ में ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर में ऐसे कुछ सिस्टम, इकोसिस्टम बना पड़ा है जो म्यूज़िक को अच्छी तरह वेलकम करता है, और म्यूज़िक उसका बाय प्रोडक्ट है। लोग कहते हैं कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, विच इट इज़ ऑफ कोर्स, लेकिन जब आपने अपने करियर की शुरुआत की है, जब आपने पहचाना कि हाँ मुझ में टैलेंट है, मुझ में हुनर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, उस समय क्या आपने इमेजिन किया था, या आपने मैनिफेस्ट किया, या आपने ऐसा सोचा कि मैं इस मुकाम तक भी पहुँच पाऊँगा? ये मेरे माँ बाप ने किया था। मेरे पापा मम्मी की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया, और दे मेड श्योर दैट हम अच्छे अच्छे लोगों को सुने। उन्होंने मुझे रफ़ी साहब से मिलवाया, उन्होंने मुझे लता जी से मिलवाया। क्या होता है, घर में अगर समझदारी की बातें हो रही हों तो इंसान समझदारी की चीज़ों पे ध्यान देने का आदी हो जाता है। एंड डेफिनेटली आई गिव इट टू माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई मदर ऑलवेज टोल्ड द स्टोरी, शी इज़ नो मोर राइट नाउ। वो 2013 में शी पास्ड अवे। वो कहती है कि जब ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार टीवी देखा था तो शी वॉज प्रेगनेंट, मैं उनके पेट में था, तो तब उन्होंने लता जी को फर्स्ट टाइम देखा था। शी हैड जस्ट मूव टू फरीदाबाद फ्रॉम मुंबई बिकॉज माई मदर इज बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप, एंड दे गॉट मैरिड इन बॉम्बे बिकॉज माई मदर एंड फादर आर म्यूजिशियंस, सिंगर्स। तो जब देखा उन्होंने टीवी तो मालूम पड़ा कि लता जी गा रही है, तो माई मदर रियली सैड कि हाय किस माँ की बेटी होगी, इनकी माँ को क्या लगता होगा, दिस इज हाउ माय मदर स्पोक, इसकी माँ को क्या लगता होगा कि मेरी बेटी लता मंगेशकर है, काश मेरे पेट में भी ऐसा बच्चा हो जो आगे चल के कुछ नाम करे। तो मैनिफेस्टेशन मेरी माँ का। वाह। फिर मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, पापा ने कभी संगीत सीखा नहीं था, मैं भी नहीं सीख पाया था अंटिल लेट ऑन व्हेन आई केम टू मुंबई, बट माय फादर ऑलवेज सेड कि मेरा बेटा इतना तैयार है कि मुझे लगता है कि मैंने अपना गुरु खुद पैदा किया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड व्हेन वो होता है ना, बच्चों की आवाज़ होती है पहले मम्मी 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 मम्मी, जब मम्मी बनती है आवाज़ ये, तो मालूम पड़ता है कि क्या शेप आया आवाज़ का, कर्कश है, सॉफ्ट है, सुनने में अच्छी है, कान में लग रही है कि नहीं। तो उस समय हमें लगा कि हाँ आवाज़, पापा ने मम्मी को लगा कि अच्छा गा रहा है। देन despite being the topper of my class and everything, I was very good in studies. We decided that after 12th, we'll move to Bombay. So 12th खत्म हुई 1991 में, अप्रैल में हमने ख़त्म की पढ़ाई यहाँ पे, और उसके बाद सितंबर 23rd को I was in Mumbai with my father. वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये वाकई बहुत खूबसूरत कहानी है। सो आपकी मम्मा ने आपके लिए ये ड्रीम देखा जो आज आप जी रहे हैं? मम्मी पापा दोनों ने आपके लिए ड्रीम देखा। अब अच्छा, एक सिंगर के या किसी कलाकार के करियर की अगर हम बात करें तो कुछ फेजेस आते हैं। एक फेज होता है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक राह ढूंढ रहे होते हैं, फिर सक्सेस आता है, फेम आता है, फिर एक फेज आता है रीडिस्कवरी का। आपको आपके जीवन के कौन से फेज ने सबसे ज़्यादा सिखाया? मल्लिका, मुझे ना कभी भी कोई चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिली है। मेरी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है ही नहीं। जैसे एक गाना आ गया और आप एकदम टॉप पे चले गए, या एक फिल्म आ गई आप सुपरस्टार बन गए, ऐसा नहीं था। मेरे ना इंस्टॉलमेंट्स में हुआ हर चीज़। 92 में के एंड में आया, अच्छा चला दिया। 93 के में आया, थोड़ा सा फेमस हुआ, फिर थोड़े गाने मिले। फिर 95 में सारेगामा नाम का टेलीविज़न शो आया जिसने मुझे घर घर पहुँचाया। 97 में संदेश से आते आया, ये दिल दीवाना आया। फिर 2001 में सूरज मध्यम आया। 98, 99 में मेरे एल्बम्स आए, दीवाना आया, तू कभी जाने की बिजूरी है, सब आया। सो स्टेप बाय स्टेप आया है। ऑल आई कैन से इज़ अच्छा ही है, एक झटके में नहीं मिला। व्हेन यू गो टू लेह लद्दाख, आपको अगर आप बाय रोड जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्लाइट में जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो आपके सर में दर्द होता है, आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो मुझे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कभी हुई नहीं, क्योंकि मुझे स्लो से मिलता रहा। हर फेज़ ने सिखाया। पहले सिखाया कैसे मेहनत करनी है,
फिर कुछ लोगों ने सिखाया क्या करना है, बड़ा होके फेमस होके क्या करना है, कुछ ने सिखाया क्या नहीं करना है। फिर कुछ हमने भी सीखा अपने आप से कि यार ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आई कुड हैव हैंडल द सिचुएशन बेटर, या मैंने इस दिन थोड़ा सा ऐसे कर लिया। तो ज़िंदगी के और कई पहलू सिखाए। तो ग्रेजुअली वन बाय वन आई लर्नड, एंड टुडे व्हाट लाइफ हैज टॉट मी इज एब्सोल्यूट सरेंडर टू। यू आर सैटिस्फाइड, कंटेंट। जी हाँ, मैं अच्छे जोन में चल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सरेंडर के बारे में बहुत बार बात करते हैं, तो जी मैं हाँ। चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर और अगर हमें विस्तार से समझा सकें कि सरेंडर करने का आपके लिए मतलब क्या है? क्या पूरी तरह से गिव अप कर देना या गिव इन? इसके लिए बच्चा तुम्हें हमारे आश्रम में आना पड़ेगा। बिल्कुल हम आएंगे। आपका आश्रम है कहाँ पर? आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानना ऐसा लग रहा है चाहेंगे। कि मतलब किसी सदगुरु से बात कर रहे हैं। सरेंडर में इतना ही कहूँगा, मुझे इतना समझ में आ गया है कि बच्चे, बेटा सोनू निगम, तेरे हाथ में कुछ है नहीं। तू जो है, तेरे हाथ में सिर्फ ये है कि तू जब तक तुझे मौका मिल रहा है, जब तक तू स्वस्थ है, जब तक तुझे भगवान एक हेल्थ दे रखी है, तेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरा चोट नहीं लगी, बीमारी नहीं हुई, तब तक तेरे हाथ में इतना है कि तू मेहनत करे, तू अपने गाने पे ध्यान दे, रियाज कर, और अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, और कोशिश कर कि तेरे आसपास के लोग तेरे से खुश रहें। हर सबको खुश करना संभव नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि हर कुछ लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप एकदम सही बोलते हैं, और कुछ लोग आपसे इससे नफरत करते हैं क्योंकि यही कारण है कि आप एकदम सही बोलते हैं। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन सरेंडर अब यही है कि आपको पता है कि मालिक किसी मतलब मेहनत हम कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें सेहत दे रखी है, अवसर दे रखे हैं, वी बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज़। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट पीपल टेक क्लेम्स कि हमने इतनी मेहनत की, हमने बड़ा पैसा कमाया, हम कहाँ से कहाँ उठ के आ गए। तो बेटा तू कर पाया क्योंकि तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। तू चौक पे खड़ा है और तेरे पीछे एक बस आई और उसका ब्रेक फेल हो गया और तेरे ऊपर चढ़ गई वो, तू अगर मरता भी नहीं तो तेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता, तो तू पूरा जिंदगी ऐसे वेजिटेबल होकर बैठता। कर मेहनत, कमा पैसा, कितना तेरे में दम है, इतना क्रेडिट ले रहा है अपने कि हम तो दान पुण्य करते हैं, हम ये करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि नेवर टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग, जस्ट कीप डूइंग योर जॉब एंड सरेंडर, एंड जस्ट इफ यू कैन प्रे, बिकॉज देयर इज समथिंग, देयर इज, मैं तो यही मानता हूँ कि जिसको हमने भगवान, अल्लाह, जीसस बोल रखा है, वो एक एंटिटी है जो हमारे अंदर रहती है, अंदर और बाहर सभी रहती है। मतलब आपके अंदर ईश्वर है, सब जो है सब ईश्वर हर जगह। तो उतना उनसे संबंध बना लो कि उनको ये बोलो कि उतना ही तकलीफ दे जो मैं झेल पाऊँ, बिल्कुल, बस उतना ही तकलीफ दे। ये ना हो जाए कि तुम मुझे मैं थर्ड का स्टूडेंट हूँ और तू मुझे 12वीं का पर्चा दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उतना ही दे जो मैं झेल पाऊँ, जिसे मैं सीख पाऊँ, उतने ही मेरे भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऑफकोर्स हमने भी गलतियाँ की होंगी ज़रूर, प्रारब्ध कर्म हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, या इस जन्म में भी हमसे गलती हुई होगी, तो सिखा हमें, सिखा निकाल। तभी तो मैं अभी कुछ घड़ी कुछ नहीं पहनता, मैं अंगूठी कुछ नहीं पहनता, मैं पहले पहनता था। मैं खा लेती हूँ because I am wearing one. नहीं, it's okay. I'm also wearing some, but this was gifted to me by my sister, so I'm wearing this. तो मैं ये पहनता हूँ उनके उसमें। तो ऊपर मुझे लगता है कि अगर कर्म है ना, तो ये पुखराज पहनोगे तो हो जाएगा, टोपे से नीलम से हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ भगवान अगर मैंने कुछ किया हो तो इसकी ये डिले कर देगा, मान लीजिए डिले कर सकता है, पर सज़ा तो मुझे मिलने वाली है, तो दे दे, अकाउंट क्लोज कर, छुट्टी कर। बिल्कुल, मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आई थिंक ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, वेरी वेल सेड। और क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, है ना, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आपको कैसा फील हो रहा है, आप अगर डिस्क्राइब कर सके, बिकॉज इतनी प्यारी ब्रीज है, द व्यू इज सो ब्यूटीफुल आउट हियर, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। हैव यू एवर डन एन इंटरव्यू ऑन शिकारा बिफोर? नेवर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम with with the camera team and with someone like you on a Shikara. Last time I was there, I was with my family, with my friends, last year when I came here. But doing an interview like this is extremely memorable. Yeah, this is a wonderful experience. और हमारा शो यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल, ये सब शो मेरे म्यूजिशियन बजा रहे हैं, साउंड टेस्ट कर रहे हैं इस समय। ओके, हाँ जी। अच्छा, आपने रफ़ी साहब की बात करी थी, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने संगीत में सबसे पहली बार उन्हें कब महसूस किया? वो मेरे घर में रफ़ी साहब वाज लाइक अ फैमिली मेंबर। ही वाज अ फैमिली मेंबर। वो क्या मतलब, उनको माँ बाप ने हमारे एक होता है गुरु और एक होता है पीर।
तो रफ़ी साहब हमारे घर में पीर की तरह माने जाते हैं। उनको उनकी पूजा की जाती है। उनको एक जैसे लोग अपना मसीहा मानते थे, तो वैसे ही हमारे लिए रफ़ी साहब की वैल्यू मसीहा वाली है। हम उनको बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही वी वर टोल्ड दैट ये है आदमी, ये बहुत बड़ा सिंगर है, ख़त्म बात, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और हम आज भी उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो मालूम पड़ता है कि क्या बात है। वो आदमी को आज भी हम समझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा गाते थे, कितने ब्लेस्ड थे। और तो हमारे घर में रफ़ी साहब की बहुत इज़्ज़त है, बहुत बहुत। गुरु भी हैं और उसके ऊपर पीर भी हैं। So let's talk about the music industry and the changing trends these days. क्या आपको लगता है कि वो मेलोडी के दौर से आज वायरल होने का दौर आ गया है, रीमिक्स, फ्यूजन, इस पर आपको क्या लगता है कि ये बदलाव अच्छा है या एक बैलेंस हम ला सकते हैं? बल्कि मुझे लगता है कि हर ज़माने में आर्ट कल्चर जो भी होता है वो वहाँ उस ज़माने के लोगों को सूट करने के लिए होता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आज का म्यूज़िक में या आज के कला में, किसी भी कलाकृति में एवरेजपन है या ठीक नहीं है। एक ज़माने में बेटर था। अच्छा बुरा एवरेज हर ज़माने में होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पौध थी ना, जो 40s 50s में आई थी, सहगल साहब, रफ़ी साहब, लता जी, मुकेश जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, गीता दत्त जी, ये बहुत बड़े मंझे हुए गवैये थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए थे क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था रीटेक करने का। आप रीटेक तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो साधन हो जो अब है हमारे पास में। पहले आपको एक गाना सबको साथ में बजाना होता था, सबको साथ में गाना होता था, तो उस वजह से आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी अच्छा गाने के अलावा। तो अब चॉइस है तो लोग, पर थैंकफुली जब मैं आया था 90s में तो हमें भी ये बताया गया था कि एक गाने को एक टेक में गाना है, तो वही मेरा रियाज रहा, तो अभी तक मेरे काम आ रहा है उसमें। लेकिन अच्छा म्यूज़िक तब भी था, अच्छे अच्छे गाने अभी भी बनते हैं। कितने अच्छे सिंगर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के ज़माने में बहुत कमाल सिंगर्स आए हुए हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, बहुत बढ़िया गाते हैं इस समय। दे वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड सिंगर्स, मंझे हुए सब कलाकार आए हुए हैं। So these are good times for music. लेकिन जो 90s के गाने थे, हम देख रहे हैं आजकल कई मूवीज में उन गानों को रिमिक्स करके पेश किया जाता है, which is I think a really good thing कि आप उसको फ्यूजन करके, थोड़ा सा रिमिक्स करके आजकल की ऑडियंस के साथ भी, जो आप कह लें जेन ज़ी हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट ट्रेंड? बिकॉज आपका भी जो गाना है बिजुरिया, वो एक बार फिर से रिमिक्स होकर आया है, एंड आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द रिमिक्स ऑल्सो। इट्स इक्वली गुड। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन हैपनिंग पिछले 2001 से ही, मतलब 2021 से ही। लाल सिंह चड्ढा में मेरे गाने थे, शहजादा का टेल सॉन्ग मेरा था, फिर पापा में गाने एल्बम में वो एनिमल में आया, उसके बाद लास्ट ईयर मेरे ढोलना आया, उसके बाद परदेसिया आया, और अभी बिजुरिया आया है। बिजुरिया जो 1999 में मैंने अपने एल्बम के लिए किया था, फिल्म के लिए भी नहीं किया था, पर उसकी डेस्टिनी में फिल्म में आना था ही, वो फिल्म में आ गया। 26 साल के बाद में फिल्म में आया। इट्स डूइंग वेल। 90s में जब हम काम कर रहे थे तो उस समय हमारे जो बड़े मिलते थे वो कहते थे कि आज क्या बकवास म्यूजिक चल रहा है आजकल का, संगीत तो हमारे ज़माने में था। तो मैंने कहा ना आपको, मैंने सीखा, तो मैंने ये भी सीखा क्या नहीं करना है। कभी भी डोंट नेवर रेवल एट द पास्ट एंड ऑस्ट्रेसाइज द प्रेजेंट, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। ये एक अलग, हाय हाय पापा शक्ल दिखाओ पापा, शक्ल दिखाओ, वहाँ शक्ल दिखाओ। हाँ ये मेरे फादर का फर्स्ट टाइम है डल लेक में। पर मैं इनके साथ बैठा हूँ, आपके साथ नहीं बैठा। कोई बात नहीं, हम स्टेज पे साथ में गाएंगे, हम स्टेज पे साथ में गाएंगे। Such a pleasure meeting your family also here. Yeah, he's come specially. My father said आऊँगा ही आऊँगा, क्योंकि वो तो शेर सिंगर है, वो अब्बर शेर दहाड़ता है वो। तो वो तो उनको मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, रफ़ी साहब गाने गा रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। आप इनसे सीखा है हमने, तो ये भी आए हुए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग अभी आपकी इंटरव्यू के बाद में घर जाऊँगा, थोड़ा रेडी होऊंगा। बिल्कुल। और उसके बाद में हमको आना है यहाँ पे, शो स्टार्ट करना 3 बजे। बिल्कुल। और चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने दुनिया के बड़े बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म किया है, आज कश्मीर में आपका ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है जिसका सभी को बहुत इंतज़ार था, और
सदियों से कश्मीर में इस तरह का मंच नहीं लगा है, लेकिन आज आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपके साथ है। What this means to you? ये आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट है, आपके करियर के लिए कितना? पहली बात तो फैमिली में सिर्फ पापा ही आए हुए हैं, बाकी तो सब हमारी टीम ही है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये शो जो हो रहा है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है। और ये मुझे कल हम लोग राहुल कंवल और हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये एक शो नहीं रहा अब, ये उससे बड़े ऊपर की चीज़ हो गई है। ये एक प्यार भरा संवाद है, एक निवेदन है, एक प्रेयर है। बिकॉज कौन, जैसे हम कल बात करें, कौन खुश होना नहीं चाहता? देखिए, हर बात एक तरफ है, लेकिन हर इंसान अपने बच्चों को अच्छा पलते देखना चाहता है, आगे बढ़ते देखना चाहता है। और सही इंसान को ये सोचना ही चाहिए। इतनी अच्छी वैली है, इतनी खूबसूरत जगह है, सदियों से यहाँ पर इतनी फिल्में शूट हुई हैं, इतने गाने शूट हुए हैं। इस कश्मीर वैली ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को और म्यूज़िक को बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और दिस इज़ आवर टाइम टू गिव इट बैक टू देम। तो म्यूज़िक के ज़रिए आप और हम सब मिलके कश्मीर वैली को ये गिव बैक कर रहे हैं, और ये दुआ करते हैं कि सामान्य हो जाए यहाँ के हालात। क्योंकि अगर ये नकारात्मक इसकी इमेज रहेगी बाहर, तो पर्यटक नेचुरली आने में तो 10 बार सोचेंगे। और इतनी खूबसूरत जगह, एक जैसे कोई बहुत सुंदर औरत बैठी हुई है और कोई उसके तारीफ़ के लिए है ही नहीं, कोई नहीं, सब अगली औरतों को देख रहे हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँ, अगली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक सजी धजी औरत बैठी हुई है और एक कोई इसको देखने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सबको उससे नज़र दूर करनी है। तो कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है, एक सुंदर एक चित्र है। इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, दैट नीड्स टू बी जस्ट रेवर्ड। तो इस चित्र को हमें जो रेवरेंस देनी है, इसलिए हम सब यहाँ आप जब यहाँ आते हैं, इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप मानते हैं कि वाकई ये धरती पर जन्नत है, बिल्कुल स्वर्ग है। बिल्कुल स्वर्ग है। मैं सोच रहा था कि इतना, जब मैं लास्ट टाइम आया लास्ट ईयर, तब मुझे समझ में आया कि क्यों बोलते हैं लोग ऐसे कि कश्मीर जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। वाकई में बिल्कुल कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर की आवाम आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए ये एक बेहद ख़ास मौका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। आप हमेशा से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपके बेहतरीन गाने हमारे जीवन का हिस्सा बने रहें। थैंक यू सो मच।